वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश। और आने वाले जो 8 से 10 दिन हैं इसमें आपका जो मेलोडी नाम से जो नई सीरीज इंट्रोड्यूस की है जेके बोस ने वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी और जेके बोस में ये जो बुक है बिल्कुल सेम है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या आप जेके बोस के स्टूडेंट हैं और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के पहले चैप्टर जो कि आपकी मेलोडी बुक में से लिया गया है। चैप्टर का नाम है हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क। ये चैप्टर जो है बेसिकली एक स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम पैट्रिक होता है और उसे होमवर्क बड़ा ही बोरिंग लगता है। तो करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट। और इससे पहले कि अगर आपने क्लास 6 कश्मीरी देखनी है और क्लास 6 उर्दू भी देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो बड़ी आसानी से देख सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको फुली चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे और साथ में इसी चैप्टर के दौरान आपको हम क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं इस चैप्टर के कंप्लीटली सॉल्व करके भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। और मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी होमवर्क कैसा लगता है, अगर आपको ये बोरिंग लगता है करना या आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर लिखेंगे कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है होमवर्क के रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे और इसको देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। स्टार्ट करते हैं। पहला जो लाइन है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरा चैप्टर जो है पैट्रिक के बारे में ही है और पैट्रिक यहाँ पे आपका प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि इस चैप्टर में पूरी तरह पैट्रिक के बारे में ही बात की जा रही है। नेवर डिड होमवर्क, कभी भी नहीं करता था अपना होमवर्क और उसे लगता था कि इट्स बेसिकली टू बोरिंग, क्योंकि ये होमवर्क जो है ये टू बोरिंग है, यानी कि होमवर्क बिल्कुल ही उसे बोरिंग दिखता था। उसके बाद हम बात करेंगे ही सैड, यानी कि वो कहता था, क्योंकि ये उसकी बात है और जब भी हम किसी को कोट करते हैं तो वो हमेशा से इन्वर्टेड कामास में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कामास जो है साथ में लगे हुए हैं। ही सैड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, यानी कि उसको मजा आता था हॉकी खेलने में। दूसरी बात हम बात करेंगे या बास्केटबॉल खेलने में, या एक निंटेंडो गेम आता है, दिस इज बेसिकली ए वीडियो गेम। आपको पता है बास्केटबॉल तो आप जानते हैं और हॉकी हमारा नेशनल गेम भी माना जाता है। और अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल भी हमारे यहाँ गेम बहुत ज़्यादा खेला जाता है। और दूसरी बात अगर हम करें कि निंटेंडो, दिस इज बेसिकली ए वीडियो गेम। निंटेंडो जो है हमारे पास एक वीडियो गेम है और आप गूगल में इसका सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की गेम होती है और इजीली आप इसे देख सकते हैं। तो इंस्टेड, यानी कि होमवर्क करने की जगह उसे हमेशा से क्या चीजें पसंद थी, उसे पसंद था गेम्स खेलना। इंस्टेड his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर हमेशा उसे एक बात कहते कि पैट्रिक होमवर्क किया करो, नहीं तो आप कुछ भी चीज यानी कि जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एंड इट इज ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus, but what could he do? He hated homework. उसे कभी कभार ऐसा बिल्कुल लगता था कि हाँ वाकई उसे अपना आप ignoramus लगता था। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है ignoramus, यानी कि a person basically an ignorant person, जो यानी कि जिसके पास एजुकेशन बेसिकली नहीं होता है, यानी कि एक अनपढ़ की तरह उसे कभी कभार ये जो है वो फील होता था। बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि उसे होमवर्क करना जो है बिल्कुल भी पसंद जो है नहीं था। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो निंटेंडो इज अ बेसिकली वीडियो गेम और ignoramus मीन्स एन ignorant पर्सन हु लेक्स एक्चुअली एजुकेशन, यानी कि जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है
उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्नोनिमस। बोरिंग का एक वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि अच्छा ना लगना, बहुत तंग आना जिस चीज से, ठीक है। गेम्स है हमारे पास बास्केटबॉल एंड ऑल दैट। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरे पार्ट में यहाँ पे फिर से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कहानी आगे कैसे चल रही है। कहानी कुछ यूं है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसे लगता है और उसे दिख जाता है कि उसकी जो कैट है, फाउंड का वर्ड यूज किया है यानी कि सेकंड फॉर्म यूज की है। तो फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने अपनी कैट को देखा कि वो एक डॉल के साथ खेल रही है और उसने जल्दी ही उस डॉल को कैट के पंजे से छुड़वा लिया। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. हाँ, उसे बड़ा अजीब फील हुआ जब उसने इसे ग्रैब करा। उसे सरप्राइज हुआ कि ये बेसिकली एक डॉल नहीं थी, बल्कि ये एक छोटे साइज का एक मैन था। टिनिएस्ट होता है छोटा, टाइनी की सेकंड फॉर्म जो है वो यूज की गई है। तो टेनिएस्ट का मतलब है बहुत छोटे साइज का, छोटे कद का, जिसे हम कहते हैं एक आदमी मिलता है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद एन ओल्ड फैशन्ड ब्रिक्स। ही हैड एन ओल्ड, एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड ब्रिक्स, BRITCHES। ये लोअर पैंट्स कहे जाते हैं, ठीक है, जो कि हम पैंट से नीचे पहनते हैं और ऑलरेडी कोई स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए इस तरह के कपड़े जो हैं वो यहाँ शॉर्ट से नीचे जो है वो पहनाए जाते हैं। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। यहाँ पे आप देखो, ये जो यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके सर पे एक हैट लगा हुआ था, वो किस तरह का हैट था? जिस तरह का एक जादूगरनी के साथ हैट होता है, जैसे एक जादूगरनी का हैट होता है तो वैसा ही एक हैट जो था उसको लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों को यहाँ पे एक्चुअली एक नॉर्मल हैट को एक विच के, जादूगर के हैट के साथ जो है वो कंपेयर करा गया है, तो इस चीज का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। ही येल्ड, वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया यहाँ पे? यहाँ पे जो छोटा टिनियस साइज मैन जो था वो चिल्लाया, सेव मी, यानी कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। ये कह रहा है कि मुझे इस कैट को वापस मत करना। कौन कह रहा है? ये जो छोटा आदमी है वो कह रहा है कि भाई साहब मेरी जान तो बची है, अब मुझे किसी भी तरह से तुम इस कैट को वापस नहीं करना, नहीं तो ये मेरे चीथड़े उड़ा देगी। तो आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपका एक विश पूरा करूंगा, एक आपकी जो भी आप बात कहोगे यानी कि आपकी कोई बात मानूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं ये तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्रिच, ये एक्चुअली वर्ड है फॉर्म में ब्रीच, BREECHES, ठीक है। वर्ड का जो फॉर्म है ये बेसिकली ब्रीच है। और शॉर्ट ट्रोजर्स, या इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट ट्रोजर्स कहा जाता है। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विच। ये एक्चुअल में जो वर्ड है ब्रीच ना, ये ब्रीच वर्ड है, यानी कि ब्रीच जिसे कहते हैं ये एक्चुअली शॉर्ट ट्रोजर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये साइंस यानी कि ब्रीच के साथ यानी कि इस विच के साथ इसे राइम करने के लिए हम जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको फन के लिए यूज किया गया है, लेकिन एक्चुअली वर्ड जो है वो ब्रीच है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो स्लाइड नंबर 3 जो है, पैट्रिक couldn't save या could not believe how lucky he was। पैट्रिक को बिल्कुल ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। Here was the answers to all of his problems। यहाँ पे तो सारी ही प्रॉब्लम्स के उसे आंसर मिल चुके थे, ठीक है। So he said only if you do all my homework। हाँ, उसने क्या कहा टीनियस मैन से कि हाँ, अगर तुम मेरे सारे ही काम कर लोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और इस साल के खत्म होने तक। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, बाहर अक्सर लोग सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। दैट इज राइट, 35 डेज अभी बचे हैं सेमेस्टर में। तो अगर इन दौरान आप मेरा सामना सारे जो होमवर्क्स हैं वो करोगे, तो मैंने आपको कहा कि साल में 2 या 3 भागों में पढ़ाई कराई जाती है, जैसे हम T1 या T2 मान लें। इस तरह से आप मान सकते हो कि सेमेस्टर एक पोर्शन ऑफ द स्टडी, इट्स नॉट ए कंप्लीट ईयर। तो
उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरी इस सेमेस्टर में हेल्प करोगे मेरा सारा होमवर्क करने में, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और हाँ, इसने क्या कहा कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड्स मिलेंगे। आपको पता है ना, जब भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं तो तब क्या होता है, ए ग्रेड्स मिलते हैं, यानी कि ए बी सी इस तरह के ग्रेड्स हैं, इवन के डी। और उसके बाद हमारा बोर्ड जो है वो ई को फेल मानता है। जम्मू कश्मीर जो बोर्ड है उसमें ई जो है बेसिकली वो फेलियर के साथ आता है, डी भी पास होता है, सी बी और ए, ये चारों ग्रेड्स जो होते हैं ये डिफरेंट तरह के ग्रेड्स हैं। अगर आप ए में आ जाते हो तो इट्स बिटवीन 80 to 90, इस तरह से हर एक की कैटेगरीज हैं। तो वो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे तो ग्रेड्स का मतलब होता है ए ग्रेड मिलना, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर तुम मेरा अच्छे से काम करोगे तो मुझे भी ए ग्रेड लाने में बहुत ज्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। ये जो छोटा आदमी था इसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। क्या थी? झुर्रियां। जो ओल्ड लोगों के चेहरे पे जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे इस तरह की झुर्रियां जो है वो पड़ जाती है। तो इस तरह इसके साथ हुआ था, जैसे डिश क्लॉथ आपने देखा होगा घर में जो कपड़ा होता है बर्तनों को साफ करने के लिए, या जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी में से तस भी बोला जाता है, जिससे हम साफ करते हैं, लेकिन अक्सर इसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं क्योंकि इनको हाथ में पकड़ के हम ट्विस्ट करके फिर बर्तनों को मांजा करते हैं या साफ करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर रिंकल्स, झुर्रियां सी पड़ जाती हैं इस कपड़े में, और यानी कि वो कपड़ा जिसे एक हैम्पर, एक बास्केट के अंदर फेंक दिया गया हो, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। वो अपना क्या करता था, टांगे मार रहा था क्योंकि साइज का छोटा था। तो जब इसने ग्रैब किया तो वो टांगे मार रहा था, और दूसरा अपनी मुठियां जो होती हैं उनको ट्विस्ट कर रहा था। ये हाथ की मुट्ठी होती है, ठीक है, तो इसको क्या कर रहा था, जोर से बंद कर रहा था ऐसे। तो ये हमें दिखा रहा है। एंड ही ग्रिमास्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब वो क्या कर रहा था, यहाँ पे इसका मैंने मीनिंग जो है नीचे लिख के रखा हुआ है। अपने चेहरे पे एक डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशंस बनाना। जब हम मतलब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम कहते हैं ओके ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे चेहरे पे जो एनर्जी होती है वो लो डाउन हो जाती है। तो इस तरह से स्कॉल का भी मतलब जो है यहाँ पे वही है, शोइंग डिसगस्ट यानी कि डिसएग्रेशन दिखाना, किसी चीज के साथ एग्री नहीं करना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स यानी कि एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट दिखाना अपने चेहरे पे, या अपनी फेस की एक्सप्रेशन से ये दिखाना कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, ओह आई एम कर्स्ड, मैं हाय में बुरी तरीके से फंस गया, बट यस आई विल डू इट, मैं अपना प्रॉमिस जो है वो कीप करूंगा, और मैं आपका ये जो होमवर्क है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। ठीक है, कितनी मजेदार कहानी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और हाँ अपनी बात करते हुए, यानी कि अपनी बात रखते हुए, जो उसने प्रॉमिस किया था उसे रखते हुए, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, ये छोटे आदमी के लिए, यानी कि छोटे लोगों के लिए जो है, छोटे कद के लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क, ये शुरू कर देता है पैट्रिक का काम करना। एक्सेप्ट देयर वॉज अ ग्लिच, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है। ग्लिच एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म है, और टेक्निकल मतलब होता है कि ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज़ की जाती है। जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं, या आपका नेटवर्क सिस्टम है, तो इसमें जब भी कोई ग्लिच आ जाता है तो ग्लिच का क्या मतलब होता है, टेक्निकल फॉल्ट। एक्चुअल मीनिंग जो इसका है टेक्निकल, लेकिन यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, इट्स बेसिकली एन इनफॉर्मल वर्ड हियर, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग, यानी कि एक मशीन के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाना, क्योंकि एल्फ यहाँ तो एक मशीन की तरह ही तो था। तो एक्चुअली ग्लिच का मतलब होता है अपना काम जो है परफेक्टली ना करना, ठीक है, किसी मशीन में कोई खराबी आ जाना। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, लेकिन इस एल्फ को एक प्रॉब्लम थी कि ये इसे खुद अपनी अकल से कोई काम करना नहीं आता था। यानी कि अगर एल्फ या पैट्रिक उसे कोई होमवर्क बताता तो उसे बताना चाहिए था कि हाँ इस पेज से तुम स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1, और ये कॉपीज करो, यहाँ से ये वाला पोर्शन लिखो। तो हमेशा से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। एंड ही नीडेड हेल्प, और वो हमेशा से चिल्लाया करता, हेल्प मी ही वुड से। वो पूरा दिन जो है हमेशा से कहता कि भाई साहब मेरी हेल्प कर लो, मुझे दिखाओ कहाँ से लिखना है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, वो उसे डेफिनेटली हेल्प करने जाता था।
इन वट एवर वे, चाहे वो चाह के भी या ना चाह के भी उसकी हेल्प जो है करनी पड़ती थी। आई डू नॉट नो दिस वर्ड, वो हमेशा उसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि मुझे ये वर्ड तो पता ही नहीं है। द एल्फ स्क्वीक्ड, यानी कि एल्फ जो है वो चिल्लाता था, एक अलग एक अजीब तरह की क्राई की आवाज में बात करता था, ठीक है, चिल्लाना, चीख निकालना, या उसकी अपनी साउंड भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। वो हमेशा से चिल्लाता भाई साहब वाइल रीडिंग, वो रीडिंग करते करते हमेशा से चिल्लाया करता, सीटियां निकालता करता, सीटियों की आवाजें निकालता कि भाई साहब मुझे बताओ पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दे दो। नो, व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, चलो मुझे ट्रांसलेट करके बताओ, या मुझे आप रीड करो और मैं ये सेंटेंस लेटर बाय लेटर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सारे काम जो है उसे करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ इसमें क्या है, जब भी उसे होमवर्क करने बैठना पड़ता तो इस तरह से उसके साथ में बैठना पड़ता, यानी कि रेस्ट का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं बचता था। When it came to the maths, पैट्रिक was out of luck, और जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक बेचारा टोटली आउट ऑफ लक हो गया। What are times tables and all that, वो कहता कि ये टेबल्स क्या होते हैं, ये टाइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मेरी समझ में तो, मेरी बुद्धि में नहीं आ रही, ये समझ मुझे अच्छे से नहीं आ रही। We elves never needed that, हमें तो कभी भी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, नो, नेवर, हमको ये सारी चीज़ें कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Here, sit down beside me, you simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. ठीक है, तो वो सारा कुछ कहता कि भाई साहब हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हमें नहीं जानते कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद वो कहता कि हाँ, तो वो हमेशा से तो लाउड वैसे बात करता था, लेकिन इस बात को कहते कहते वो थोड़ा और लाउडर हो जाता और चिल्लाता। Go to the library. I need books, more and more books. मुझे बुक्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स चाहिए। And you can help me read them too. और आपको बुक्स भी चाहिए, और साथ में आप मुझे एक्चुअल में क्या कहोगे, मुझे उनको रीड करके भी बताओगे, मुझे उनको एक्सप्लेन करके भी बताओगे। तो श्रीक मीन्स गेव अ शॉर्ट हाई पिच, मैंने कहा ना विसल जैसा साउंड जो है वो क्रिएट करना। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब कहानी क्या हुई, क्योंकि एल्फ को तो हमेशा से हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो इसके लिए सारा दिन, ठीक है, एल्फ वाज अ नैग। नैग का यहाँ पे मीनिंग आप देख सकते हैं, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम। वो हमेशा से ट्रबल में होता था, हमेशा से कोई ना कोई उसे हेल्प जो है वो चाहिए होती थी। और पैट्रिक जो था, इसकी हमेशा से हेल्प जो है साथ साथ में कर रहा था। हार्डर देन एवर एंड इट वाज अ ड्रैग, ठीक है। और हाँ, ये अब रोज का काम जो है वो बन चुका था, ठीक है। एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो हमेशा से पूरी रात जागा करता, क्योंकि एल्फ उसे हमेशा चिल्लाता मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, मुझे वो चीज़ें बताओ। तो उसकी वजह से पैट्रिक को हमेशा से तैयार रहना पड़ता। ही वॉज सो वियरी, उसे कभी भी अपना आप टायर्ड फील नहीं हुआ। वियरी का मतलब होता है टायर्ड, वो कभी थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, और जब भी वो स्कूल जाता, पफट का मतलब होता है सूजी हुई आंखें। जब आप पूरी रात जाग रहे हो तो सुबह आपकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाते हैं, अजीब तरह का आपकी फेस पे दिख जाता है कि हाँ पूरी रात जो है आप जाग रहे थे। और ब्लरी होता है, आपको दिखाई भी अच्छे से नहीं देता है। तो इस तरह से पैट्रिक हमेशा इन तरह की आंख, पूरी रात पढ़ना, फिर सुबह जाना स्कूल। उसके बाद फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। आखिर में लास्ट दिन आता है स्कूल का, और एल्फ को छुट्टी मिल जाती है अपने घर जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि होमवर्क तो था नहीं, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके थे। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और वो चुपके चुपके सीक्रेटली, यानी कि बगैर पैट्रिक को बताए, घर के बाहर, यानी कि घर से बाहर जो है वो चला जाता है। नैग का मतलब होता है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग एंड आस्किंग देम टू डू समथिंग ड्रैग, यानी कि एन इनफॉर्म्ड वर्ड, समथिंग डल आर अनइंटरेस्टिंग। स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली भी, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं।
पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। हाँ, पैट्रिक ने जब ये काम किया, एल्फ की जो हेल्प करी, तो बेसिकली उसे एज मिले, हर एक ग्रेड में उसे ए या ए पॉजिटिव जो है वो मिला। बट हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक। इससे पहले पैट्रिक का कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार पैट्रिक को हमेशा से एज मिले थे। और हर कोई, चाहे उसके क्लासमेट्स हों चाहे उसके टीचर्स हों, हर कोई अमेज दिखता था, हर कोई इस चीज़ को बड़ा ही अजीब समझता था कि भाई कैसे हो गया, ठीक है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड ऑफ द क्लास। अब वो क्लास में मॉडल किड था। मॉडल का मतलब होता है कि हर एक के सबसे कंपेयर किया जाता है कि हाँ तुम इसकी तरह बन के दिखा दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। क्लीन हिज रूम, आप देख सकते हैं अपने कमरे को साफ रखना। डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, यानी कि हमेशा से चेहरे पे स्माइल रखता था। अपने हर कोई काम, घर के चोर्स को, काम जो घर में काम वाम होते हैं छोटे बड़े, तो वो करता था। एंड नेवर र्यूड, वो कभी भी र्यूड नहीं था, अपना बिहेवियर हमेशा से अच्छा रखता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसका पूरा एटीट्यूड जो था वो चेंज हो चुका था। तो किड है एक इन्फॉर्म्ड वर्ड है, चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं और लास्ट पैरा जो इसका पढ़ते हैं। यहाँ पे इस पैरा में बेसिकली ये हमारा राइटर जो है, ये पैरा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये राइटर की तरफ से है, ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। और राइटर हमें क्या बता रहा है, यू सी, क्या आपने देखा, क्या देखा हमने, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड, ठीक है, दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को क्या लगता था कि भैया हमने तो इस छोटे वाले एल्फ से सारा काम करवाया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, आई विल शेयर अ सीक्रेट, हमें ये जो हमारा ऑथर है कैरोल मोर जो है, राइटिंग करते हैं इस चैप्टर की, वो हमें कह रहे हैं मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। और वो सीक्रेट है क्या, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ रहेगा आपके और मेरे बीच में। और क्या है, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये काम जो था ये एल्फ ने बिल्कुल नहीं करा था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। और ये काम जो है सारा पैट्रिक ने खुद किया था, क्योंकि जब वो रोज बना पूरा दिन उसे हेल्प करता, तो एट द एंड ऑफ द डे उसे भी वो काम करने की आदत जो है वो लग जाती है। तो यहाँ एक मैसेज हमें देना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा से एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, और वो चीज़ क्या है कि हम बोरिंग होते हैं। और हमेशा से जब भी हमारी आदतें अच्छी हो जाती हैं तो हमें ज़िंदगी आगे बढ़ने में बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। तो हमेशा से हमें अपने काम में अच्छे से लगाव रखना चाहिए और अपने काम पे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो इस मैसेज के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई बात समझ? तो अब चलिए हम बात करेंगे जो हमारा इस टॉपिक के यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो भी हम इसी ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अब हम स्टार्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है वर्किंग विद द टेक्स्ट। Answer the following questions. Refer to that part of the text whose number is given again as the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी कैट किसके साथ प्ले कर रही है, और एक्चुअल में वो क्या था? जवाब होगा, Patrick thought that his cat was playing with a little doll. It was in fact a very small sized man and elf. पैट्रिक को लगा कि कैट एक डॉल के साथ प्ले कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक छोटे साइज का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, Why did the little man grant Patrick a wish? लिटिल मैन ने पैट्रिक को क्या विश दी? क्या विश थी वो? Patrick had saved the tiny man's life from a cat by not handing him back to the cat. So he promised to fulfill one wish of the Patrick. Actual में क्या था कि why did this little man give the Patrick wish, यानी कि पैट्रिक को छोटे आदमी ने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी एक विश जो है वो पूरी करूंगा? क्योंकि इस छोटे मैन को एक कैट ने पकड़ रखा था, और पैट्रिक ने उस कैट के पंजे से इसे छुड़ाया, और उस छुड़ाने के बदले में उसने ये कहा कि भाई मुझे इसे वापस मत करना, मैं आपका एक विश जो है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश?
पैट्रिक hated doing homework. पैट्रिक का विश क्या था? पैट्रिक जो था होमवर्क करना पसंद नहीं करता था, उसे होमवर्क करने से नफरत थी. His greatest wish was that he little man should do all his homework till the end of the semester या सेशन. वो ये चाहता था कि ये जो छोटा आदमी है उसकी विश यही थी कि ये जो छोटा आदमी है सेमेस्टर के एंड तक उसका काम जो है करता रहे. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीडेड हेल्प? किन सब्जेक्ट्स में छोटे लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी टू डू द पैट्रिक्स होमवर्क? तो यानी कि वो पैट्रिक का होमवर्क करे. ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में? The little man needed help with subjects that are taught in school such as like maths है, English है, history है. इन सारे ही सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी. पैट्रिक helped him by explaining the concepts and vocabulary of these subjects to him. और पैट्रिक हमेशा से उसे कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करता था या इन चीज़ों के बारे में बताता था कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने अपने को किस तरह से हेल्प किया, यानी कि किस तरह से एल्फ को हेल्प किया? आंसर है पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन. पैट्रिक उसके पीछे जो है वो बैठ जाया करता था. ठीक है, यानी कि उसके साथ में जो है वो बैठ जाया करता और उसे हर चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश करता और उसे गाइड करता कि हाँ इस पेज से स्टार्ट करो, ये सारी चीज़ें. ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम. और वो एक्चुअली मैम रीड करता, बुक्स लाता और सारी चीज़ें एल्फ के सामने रीड करता पूरी तरह से. एल्फ की उसे हेल्प जो है वो करनी पड़ती. तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में जो है आप इसे चेक भी कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं. Who do you think did Patrick's homework? The little man or the Patrick himself? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि लिटिल मैन ने पैट्रिक का होमवर्क किया या पैट्रिक ने अपना काम खुद से करा? आपको इसके रीजंस देने पड़ेंगे. आंसर इज इट वॉज द पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क. इसका आंसर ये है कि पैट्रिक ने अपना सारा काम खुद से करा. ही हैड टू हेल्प द एल्फ. उसे एल्फ की हेल्प करनी पड़ती अगेन एंड अगेन विद द गाइडेंस एंड द बुक्स. उसे गाइड करना पड़ता और बुक भी जो है वो साथ में देखनी पड़ती. तो इसके बाद है वर्किंग विद लैंग्वेज. Fill in the blanks in the sentences below with the words and the phrases from the box. You may not know the meaning of all these words. Look such words in the dictionary and ask your teacher. So your teacher is present here. So I'm going to tell you all the things here. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Some people find household dash dash a bored, but I like to help home. तो घर में क्या काम होते हैं? बेसिकली जो घर के काम होते हैं यानी कि हाउस चोर्स जो होते हैं घर में काम करने के लिए, ये वो घर हैं घर के छोटे छोटे काम जो हम घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए करते हैं. Who stole the diamond is still a mystery. डायमंड को किसने चुराया? ठीक है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है. This is again a mystery. This dash dash we are going to have a class exhibition this semester. ठीक है, यानी कि इस सेमेस्टर में हम एक एग्जीबिशन करने वाले हैं या इस सेशन में. डैश डैश तो यहाँ पे आएगा ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी कि ट्रू टू हिज वर्ड्स ये आएगा इस डैश में. कैन यू डैश डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? कैन यू लुक अप, यानी कि क्या आप देख सकते हैं ये डिक्शनरी में मेरे लिए ये वर्ड. आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन द टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक. मैंने टाइम से निकला था घर में बट आई वॉज आउट ऑफ लक. आउट ऑफ लक का मतलब होता है मैं बदकिस्मत था कि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था. शी सेज शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी जो है यहाँ पे आएगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर borrowed. ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं. तो चलिए आगे बात करते हैं एंड विल सी द नेक्स्ट पार्ट. यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल. ठीक है, वेरी टायर्ड यानी कि इसका मतलब होता है वियरी. यहाँ पे आएगा EAR एंड देन वाई. वियरी पहला वर्ड जो आपका है वो क्लियर हो चुका है. ठीक है, एंड लेट्स सी के now we can do what else. Had an angry look on the face. That's two. Had an angry जिसका मतलब होता है shrieked. ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे SHRSH, ओके सॉरी, SH तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा, हाँ, स्कॉल्ड, ठीक है, तो ये है वर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट शार्ट ट्रोजर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में जो है BRITCHES लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है वो है BREECHES, ठीक है, ब्रीच। उसके बाद होते हैं ये वाला जो है CHORES, घर में कराए जाने वाले काम, कोर्स, चोर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। A small and a naughty boy, fairy, ठीक है। ये 5 है बेसिकली आपका ट्रस्ट में, दैट्स एक्चुअली गोना बी एल्फ, EL और F। और अब हम बात करते हैं वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग, ठीक है। सो 6th वाला यानी कि जिसे हम चोर्स कहते हैं, अ बास्केट विद अ लेड, यहाँ पे ये इसमें आएगा HAMPER, हैम्पर। लीव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक वर्ड जो है हमारे पास बोल रहा हुआ है, दैट्स फोर्थ, है ना, फॉल्ट इन अ मशीन, उसे ग्लिच कहा जाता है, GLITCH, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब सारी चीजें ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। तो यहाँ पे लास्ट है हैव अ शॉर्ट हाई पिच श्रिक्ट, ठीक है, SHRI, ठीक है। उसके बाद है CKED, श्रिक्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्रॉसवर्ड पजल यहाँ पे कंप्लीट। तो आप इसके वर्ड्स जो हैं वो इजीली देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, एंड व्हाट इज नेक्स्ट हियर, लेट्स टेल। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। Writing. This story has a lot of rhyming words as a poem does. Can you write some parts of it like a poem so that the rhymes came at the end of the straight lines? For example, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played baseball, hockey, and Nintendo instead. तो ये कह रहा है कि राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। राइमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जिनका साउंड सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, बॉय, टॉय, जॉय, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका साउंड जो है एक तरह, तो इन ऐसे वर्ड्स को बेसिकली कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग यानी कि जिनका साउंड जो है वो एक जैसा हो, तो उन्हें कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। बॉय, जॉय, इस तरह से टॉय, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हाँ, हम कुछ कोशिश करेंगे कि इस लाइन को हम लिख सकते हैं। The man of the tiniest size was true to his word and wise. Patrick saved the elf from the cat. The elf promised to do all that. Patrick loved sports and hated homework. He wasted his time and studies shit. ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी कोई पॉइंट जो है अपने टीचर की हेल्प से कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल जो है वो बना के रखा हुआ है, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो एक दूसरा भी है जिस तरह से, लुक एट द सेंटेंसेस, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, व्हेन ही स्पीक वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन इजीली बी गेस्ड, ठीक है। So when we do not when we write unless we are trying to write as we speak, as in the story. So if we were to write carefully, we would say, homework is too boring, he said. He cleaned his room and did all his chores. तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेन वे में कहते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअली एक राइमिंग पैटर्न पे ये लेसन लिखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें हम इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें राइमिंग हो जाए, ठीक है, और पढ़ने वाले को मज़ा भी आए। तो rewrite the following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को कुछ इस तरह से लिखना है कि रीडर को ये ना पता चले कि कुछ चीज़ें जो है वो लेफ्ट आउट है या कुछ गैस बच गया है, ठीक है। मोर एंड मोर बुक्स, टू डिफिकल्ट, गॉट लेट, मिस द बस, सॉल्व इट द मिस्ट्री, ठीक है। अब क्या मिस्ट्री है, क्या सारी चीज़ें वो हम आगे करते हैं, देखो यहाँ पे। The writer and the poets read more and more books. अब ये complete senseful sentence जो है वो बन चुका है। This person questions is too difficult to answer. When I got up late yesterday morning, I missed the school bus. Lord Krishna solved the mystery of life after death. तो ये सारी चीज़ें आप जो है easily जो है अपने पास जो है रख सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक इमेज जो है वो शो की गई है, एक स्केच जो है वो ड्रॉ किया गया है। तो इसमें एक बाप जो है अपने बेटे को कुछ नसीहत कर रहा है।
और ये कार्टून से आप जो समझ सकते हैं, जो चीज़ें लिख सकते हैं, वो हमें बतानी है। तो हमने जो गेस आउट किया है वो हम आपके सामने पेश करते हैं कि इस कार्टून में एक्चुअल में क्या कहा गया। इट्स अबाउट द फादर्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज चाइल्ड। अब देखो, हमारे जेके बोस ने क्लास 8 से जो पैटर्न एग्जाम का किया है उसमें भी आपको एक पिक्चर दी जाती है इंग्लिश में, और आपको पिक्चर के थ्रू वर्ड्स आउट खुद से गेस करने हैं और स्टेंजास या फ्रेजेस जो है वो लिखने पड़ते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि एक स्टेंजा के बारे में फुली इन्फॉर्मेशन जो आप अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हो। तो यहाँ पे टीचर का हेल्प जो है कहीं से भी नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, यू कैन सिंपली रीड इट आउट एंड देन क्लियर इट आउट। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक पिक्चर को देख के गेस कर सकते हो। इट्स अबाउट अ फादर्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज चाइल्ड। ये एक फादर का कंसर्न है कि उसका बेटा कैसे बेटर हो सकता है। Yes, the cartoon is really funny. Father orders the child to labor to do the work hard with his studies, but he forbids the boy to read the laws against the child labor. और ये सारी चीज़ें वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। कार्टून इज चीफली मेन टू मेक अस लाफ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस पैराग्राफ से ले रखी हैं, तो आप ये जो है इजीली राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट्स आवर दिस फर्स्ट चैप्टर लेसन। और इसी लेसन में हमारे पास एक पोएम भी है, आपको पता है। आप थोड़ा सा स्लाइड में एक बार बैक जाएंगे तो आप लिखेंगे होम एंड हाउस पोएम बाय ताहिर सर, क्लास 6 इंग्लिश। तो आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होने के बाद